हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वी विल बी कवरिंग नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हम नैम भी कहते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में एक तो रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर फॉलोइंग दिस पॉलिसी। दूसरा है पंचशील के एम्स क्या थे ये, और तीसरा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। तो आज रीजंस और एम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूं तो इसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एक न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करना चाहता था, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि आपको पता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द सोवियत ब्लॉक। यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तो इंडिया इनमें से किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट करना नहीं चाहता था, न्यूट्रल रहना चाहता था ताकि, और इसका एक और एम था, इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इस नैम का एक एम था वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, क्योंकि इसमें नैम में के अंडर जितनी भी कंट्रीज थी वो ना तो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी और ना ही यूएसएसआर को। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि इसके लिए क्या किया इंडिया ने। तो इंडिया ने चाइना के साथ मिल करके एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं पंचशील अग्रीमेंट। इसमें क्या था, इसका क्या मतलब है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच पीसफुल रिलेशंस बने रहें। इसके लिए 5 पॉइंट्स, 5 एम्स डिस्कस किए गए थे, 5 रूल्स जो कि दोनों कंट्रीज को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला रूल था कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट देनी होगी। चाइना इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट दे और इंडिया चाइना की। नेक्स्ट, नॉन अग्रेशन की पॉलिसी फॉलो करनी थी, मतलब वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना था। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द रीजंस फॉर फॉलोइंग द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो इंडिया के पास अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो प्राइम मिनिस्टर भी बने एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी बने, जिन्हें की ये ड्यूटी दी गई थी, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के लिए एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। अब उन्होंने कैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करी, जिसे कि बोला गया नॉन अलाइनमेंट। तो क्या है ये नॉन अलाइनमेंट? समझते हैं। एक थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड तो आपको पता है क्या था, जो बाइपोलर वर्ल्ड थी इस कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। क्या थी? यूएसए और उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, और यूएसएसआर और उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड। अब ये थर्ड वर्ल्ड इमर्ज होने लगी थी। ये टर्म 1950s में पहली बार यूज़ किया गया उन कंट्रीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती थी, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती थी, कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। अब ये कंट्रीज़ मोस्टली वो कंट्रीज़ थी जो कि अभी अभी रिसेंटली डीकोलोनाइज हुई थी। तो यूरोपियन कॉलोनीज रूल करती थी इन कंट्रीज़ में, बट ड्यूरिंग
1940s के टाइम पे ये सारी कंट्रीज़ डीकोलोनाइज होना स्टार्ट हो गई थी. इंडिया भी हुई थी, ऑफ कोर्स. इंडिया हुई थी, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज़. सो ये सारी जो कंट्रीज़ थी, अब ये दोबारा से किसी वॉर में डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहती थी. वो कोल्ड वॉर का पार्ट नहीं होना चाहती थी, जो कि अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. उनका फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ख़त्म हुआ. अब उसके बाद ये एक नया वॉर आ गया था. तो ये कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए वो इस पॉलिटिक्स से दूर रहें, इसलिए उन्होंने ये नॉन अलाइनमेंट साइन किया, पॉलिसी फॉलो करी, ताकि जो कोल्ड वॉर के जो कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, उनके एक्शंस को नेचुरल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, उस व्यू से देखा जा सके, उस व्यू से जज कर सकें, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से. ये ना हो कि किसी एक कंट्री के फेवर में रहे और दूसरी कंट्री के अगेंस्ट. एक न्यूट्रल व्यू पाना चाहते थे वो. अब अगला जो रीज़न था कि ऑफ कोर्स पहली अभी डीकोलोनाइज हुई हैं, तो उनकी कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करना होगा, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी पॉवर्टी. तो इन सभी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एकदम सबसे अर्जेंट ज़रूरत थी, इमीडिएट ज़रूरत थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. सो इस वजह से वो एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती थी. एंड ऑल्सो कि उन्हें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल एड की भी ज़रूरत थी फ्रॉम दीज पावर ब्लॉक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच कंट्रीज़ थी, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ थी. तो इन्हें असिस्टेंस की भी ज़रूरत थी, एंड दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स टू डील विथ. एंड लास्टली एक और रीज़न था कि वो पीस चाहते थे. पहले भी बता दिया मैंने कि पीस चाहते थे वो, ताकि अपनी कंट्री में अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया जा सके, अपनी कंट्री की ग्रोथ पर फोकस किया जा सके. बिकॉज अगर पीस नहीं होगा तो कंट्री में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगले वीडियो में हम बैंगडंग कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे.